एलसी सर्किट के बारे में। पिछली क्लास में हमने आरसी सर्किट और आरएल सर्किट कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आज पढ़ते हैं हम एलसी सर्किट के बारे में। तो एलसी सर्किट का सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूं। तो ये हो गया इंडक्टर और ये हो गया कैपेसिटर। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। यहाँ पे मैंने वी सोर्स के द्वारा सप्लाई दे दी है। वोल्टेज कितना है? वी है। देखो वोल्टेज वी दिया है, करंट आई फ्लो हो रही है। ओके, यहाँ पर ये एल इंडक्टर है और सी कैपेसिटर है। ठीक, और यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो वोल्टेज दिया है वो बी दिया है। और हम जान दिए दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। एलसी सीरीज सर्किट है, क्योंकि तो सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में करंट का मान कैसा होता है? समान होता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? वीएल, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? पीसी। ठीक, तो ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया और जो वीसी है वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। ठीक, तो अब हम इसका देखेंगे क्या? वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम के बारे में बात करें। वेक्टर डायग्राम, देखो वेक्टर डायग्राम देखते हैं। वेक्टर डायग्राम क्या होता है? अगर मैं वेक्टर डायग्राम के बारे में बात करूं तो एल और सी में दोनों में जो चीज समान होगी उसे मैं रेफरेंस के रूप में, रेफरेंस लाइन के रूप में लूंगा। अब समान क्या है? क्या दोनों सर्किटों पे देखो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है, लेकिन करंट सीरीज में समान होती है। जितनी आई करंट एल में जाएगी उतनी ही आई करंट कहां पर जाएगी? सी में जाएगी। तो सीरीज सर्किट में धारा का मान समान होता है, करंट का मान समान होता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे धारा का मान समान होगा और मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो चीज समान होती है उसको रेफरेंस लाइन के रूप में लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन के रूप में ले लिया। मैंने क्या? आई। मैंने क्या ले लिया? रेफरेंस के रूप में आई ले लिया। क्यों? क्योंकि आई धारा दोनों पे समान है। ठीक, अब मैं बात करूं इंडक्टर की। तो इंडक्टर के बारे में अगर मैं इंडक्टर की बात करता हूं तो इंडक्टर में मैंने पहले बताया है कि करंट, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 अंश पीछे होती है। इंडक्टर में करंट 90 अंश पीछे होती है, पश्चगामी होती है, यानी कि लैग करती है। तो मैं यहाँ पे करंट यहाँ है, करंट को पीछे रखना है तो वोल्टेज कहाँ जाएगा? आगे। तो वोल्टेज को लूंगा मैं यहाँ BL। ओके, ये मैंने करंट को 90 अंश पीछे रख दिया। कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर में करंट 90 अंश वोल्टेज से आगे होती है। जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है उससे 90 अंश आगे रहेगी, तो करंट तो यही रहेगी। अब करंट को आगे रखना है कैपेसिटर में तो वोल्टेज कहाँ रहेगा? पीछे। तो वोल्टेज को रख देंगे हम पीछे। इतना समझ में आया? ठीक, मैं पहले बता चुका हूं कि यार इंडक्टर में करंट क्या होगी? इंडक्टर में करंट 90 अंश पीछे होती है, तो इसको मैंने पीछे रखा करंट को, और वोल्टेज को रखा आगे। कैपेसिटर में मैंने बताया कि करंट आगे होती, तो करंट को आगे रखा और वोल्टेज, कैपेसिटर के वोल्टेज को मैंने पीछे रखा। ओके, इतना हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ही लाइन पर दो वोल्टेज है। जैसे कोई एक लाइन पर मैं समझा दूं, यहाँ पर BL है, यहाँ पर BC है, ये BC है। अगर मुझे इसका परिणामी वोल्टेज निकालना है, इसका परिणामी वोल्टेज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? जितना यहाँ से ये है, ये पॉइंट, उतनी दूरी यहाँ से घटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक का परिणामी वोल्टेज BL माइनस BC निकलेगा। क्या निकलेगा? BL माइनस BC। तो इसी तरह इस वेक्टर में, अगर वेक्टर में एक ही लाइन पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो परिणामी कैसे निकालते हैं? जितनी परिणाम इसका है उतना परिणाम यहाँ से माइनस कर दो। तो क्योंकि इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉपिंग ज्यादा होती है और कैपेसिटर की कम, इसलिए इंडक्टर के ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे। तो इसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगा BL माइनस BC। ये हो गया तुम्हारा परिणामी वोल्टेज, किसका? BL और BC का परिणामी वोल्टेज। और ये परिणामी वोल्टेज हो गया V। इसको मैंने परिणामी वोल्टेज क्या माना? रिजल्टेंट वोल्टेज क्या माना? V। और V और ये V, यहां से यहां तक V, और V और I के बीच में करंट बनेगा, वो एंगल बनेगा कितना? 90। ठीक, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बन गया 90। ये तो बन गया इसका वेक्टर डायग्राम। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ पॉइंट्स जो मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताए थे। चलो अब कुछ इस
अगर वेक्टर डायग्राम बन जाता है तो हम सभी पॉइंटों को बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। हाँ तो देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो पॉइंट में बता दे रहा हूं कि सबसे पहले इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो पहला पॉइंट, इंडक्टिव पीरियडिक इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, इसे बोलते हैं पीरियडिक वोल्टेज ड्रॉप। एल के लिए पीरियडिक वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बी एल इक्वल टू, मैं पहले भी बता चुका हूं, आई एक्स एल। ओके, अब मैं पढ़ाऊंगा क्या, कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप। कैपेसिटिव धारती है, कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप वीसी, कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप वीसी कितना होगा, वीसी इक्वल टू आई एक्स सी, कितना हो जाएगा, आई एक्स सी। ठीक है, इसके बाद अब मैं थर्ड पॉइंट निकालूंगा क्या, परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज निकालूंगा मैं थर्ड पॉइंट, रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज वी, ये वी माना है मैंने, तो कितना है, बी एल माइनस बी सी, ये रिजल्टेंट वोल्टेज निकल गया। क्या निकल गया, परिणामी वोल्टेज। रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं हम, परिणामी वोल्टेज। अब मैं निकालूंगा क्या, पावर या प्रतिबाधा। अब मैं प्रतिबाधा अगर निकालूं तो चौथा पॉइंट है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा जेड निकालना है मुझे। ठीक, तो देखो सीधी सा है, बी बराबर होता है आई जेड, ठीक, बी एल बराबर होता है आई एक्स एल, बी सी बराबर होता है आई एक्स सी। तो ये आई कॉमन लेके क्या होगा, कट जाएगा, आई कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, आई से आई कैंसिल, तो जेड इक्वल टू कितना निकला, एक्सएल माइनस एक्सी। ये इतने ओम, ये क्या निकल आई, प्रतिबाधा, इतने ओम, ये इसकी निकल आई इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं। इतना समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप होगा बी एल बराबर आई एक्सएल, वी सी इक्वल टू होगा आई एक्स सी, रिजल्टेंट वोल्टेज वी इक्वल टू होगा बी एल माइनस बी सी, इम्पीडेंस प्रतिबाधा होगी जेड इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉस फाई को कहते हैं वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले एंगल की कौजिया को पावर फैक्टर कहते हैं। तो कॉस फाई एंगल बताइए कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 रख दो यहाँ पर, कॉस 90 का मान यहाँ पर 90 रखो, कॉस 90, फाई रख दिए 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, कॉस 90 का मान 0, तो पावर फैक्टर 0 होगा। 6 पॉइंट, अब मैं निकालूंगा क्या, फेज एंगल, कलाकोण, फेज एंगल मीन्स कलाकोण किसे कहते हैं, tan फाई, फाई कितना है 19, तो 19 रखोगे तो tan 90, और tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी, तो कितना आ गया, कलाकोण इन्फिनिटी। 7 पॉइंट क्या रहेगा, 7 पॉइंट रहेगा अपना रिएक्टिव फैक्टर, साइन फाई रहेगा रिएक्टिव फैक्टर। इसे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1, तो ये आ गया अपना रिएक्टिव फैक्टर। इसके बाद दोस्तों पावर वही रहेगी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति, और तीसरी थी प्रतिघाती शक्ति। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं पावर, इसकी पावर चलते हैं। तो पावर मैं पहले ही बता चुका हूं, पावर वही रहती है सबकी, वास्तविक शक्ति को बोलते हैं ट्रू या रियल पावर। P बराबर वी आई कॉस फाई, मात्रक मैंने बताया था वाट या किलोवाट। किसी परपथ में स्थापित वोल्टेज, प्रवाहित होने वाली धारा और पावर फैक्टर के गुणनफल को उस परपथ की वास्तविक शक्ति
कहते हैं। इसके बाद दूसरा बताया था मैंने आभासी शक्ति, एपरेंट पावर, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, इसको बोलते हैं अपन एपरेंट पावर। तो P बराबर होता है कितना, VI। इसका देखो, किसी परपथ में स्थापित वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल को उस परपथ की आभासी शक्ति कहते हैं। वोल्टेज का मात्रक हो गया वोल्ट, करंट का मात्रक एम्पियर, या अगर मैं किलो वोल्ट में बदलूं तो किलो वोल्ट एम्पियर, ये इसका मात्रक हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था प्रतिघाती शक्ति, रिएक्टिव, प्रतिघाती शक्ति, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर P बराबर VI sin फाई। तो ये क्या, इसका मात्रक क्या रहेगा, वोल्टेज, इसका देखो वोल्ट, इसका एम्पियर, रिएक्टिव का R, या किलो वोल्ट एम्पियर R, ये इसका मात्रक है। ओके दोस्तों, तो आज हमने इसका कौन सा सर्किट, LC सर्किट फिनिश कर दिया है। अब अपने 2 सर्किट और बचे हैं, RLC सीरीज और RLC पैरेलल। तो कल RLC सीरीज सर्किट होगा और हम इसको ये टॉपिक बस 2 वीडियोज में और खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे स्टार डेल्टा यानी मल्टी फेज सिस्टम, फिर हम उसमें 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिनिश हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस आइकन और आइकन जरूर प्रेस कर दें, अब बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, थैंक यू।